नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई संगीत की परंपरा सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा कैसे रहती है? आज हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कला है जो सिर्फ सुरों और धुनों के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो वंश और विरासत की एक बहुत ही गहरी कहानी है। और जानते हैं, यही सवाल इस पूरी संगीत यात्रा का सार है। हम यहाँ सिर्फ सुर और ताल की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी विरासत की, एक ऐसी धरोहर की जो गुरु से शिष्य तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सौंपी जाती है। तो चलिए इस संगीतमय सफर पर निकल पड़ते हैं। सबसे पहले हम भारत के शास्त्रीय संगीत के पूरे लैंडस्केप को देखेंगे, फिर हिंदुस्तानी संगीत की आत्मा को समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि ये घराना आखिर होता क्या है। फिर कुछ बड़े घरानों पर नजर डालेंगे, उनके महान उस्तादों और उनके साजों को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी कैसे फल फूल रही है। तो शुरू करते हैं। भारत के म्यूजिकल लैंडस्केप को ना एक बहुत बड़े रंगीन कैनवस की तरह सोचिए। हर इलाके की अपनी एक अलग धुन है, अपनी एक अलग शैली है, लेकिन इस पूरे कैनवस पर दो शास्त्रीय परंपराएं हैं जो बिल्कुल अलग ही चमकती हैं। ये विरासत बिल्कुल दो बड़ी नदियों की तरह बहती है। उत्तर भारत में बहती है हिंदुस्तानी संगीत की धारा, जो अपनी इमोशनल डेप्थ, अपनी भावनात्मक गहराई के लिए जानी जाती है, और दक्षिण में है कर्नाटक संगीत, जो अपने जटिल स्ट्रक्चर के लिए मशहूर है। आज हम, जैसा कि हमने बात की, हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया में ही गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए अब सीधे हिंदुस्तानी संगीत के दिल में झांकते हैं। इसकी जो आत्मा है ना, वो दो बहुत ही पावरफुल गायकी की शैलियों में बसती है। इन्हीं दो शैलियों ने सदियों से इस पूरी कला को, इसे एक आकार दिया है। ये दो शैलियां कौन सी हैं? अच्छा, एक तरफ है ध्रुपद। ये हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना, सबसे संजीदा रूप है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि प्राचीन नाट्यशास्त्र तक जाती हैं। और दूसरी तरफ है ख्याल, एक ऐसी शैली जो कलाकार को पूरी आज़ादी देती है कि वो अपनी कल्पना को, अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान दे सके। और ख्याल शब्द का मतलब ही सब कुछ बता देता है। ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है विचार या कल्पना। ये सच में संगीतकार के विचारों और कल्पना की ही तो उड़ान है, और शायद इसीलिए ये इतना पॉपुलर भी है। तो सवाल ये है कि ख्याल इतना खास क्यों है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है बंदिश से, जो 2 से 8 लाइनों का एक छोटा सा गीत होता है। लेकिन इसकी असली जान, इसकी आत्मा बसती है इम्प्रोवाइजेशन में। जरा सोचिए, गायक एक ही धुन को हर बार एक नए अंदाज में पेश करता है, अपनी कल्पना के रंगों से सजाकर। और बस यही वजह है कि ख्याल का हर परफॉर्मेंस अपने आप में बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अनूठा होता है। चलिए अब हिंदुस्तानी संगीत के उस सबसे मजबूत खंबे की बात करते हैं जो इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, और वो है घराना सिस्टम। तो आखिर ये घराना है क्या? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी परिवार की कोई सीक्रेट रेसिपी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हर घराने की अपनी एक खास शैली होती है, अपनी एक अलग तकनीक होती है जो सिर्फ उसी वंश के लोगों को सिखाई जाती है। ये सिर्फ एक म्यूजिक स्कूल नहीं है, नहीं, ये एक जीती जागती विरासत है। और इस पूरे सिस्टम की नींव क्या है? वो है गुरु शिष्य परंपरा। ये इस घराने की रीढ़ की हड्डी है। इसी परंपरा के जरिए एक गुरु अपनी पूरी कला, अपनी शैली, अपनी तकनीकें, अपने संगीत का पूरा सार, सब कुछ अपने शिष्य को सौंपता है। और इसी वजह से हर घराने की एक अलग पहचान आज भी कायम है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि घराना क्या होता है, तो चलिए हिंदुस्तानी संगीत के कुछ सबसे इन्फ्लुएंशियल घरानों से मिलते हैं। और शुरुआत करते हैं ग्वालियर घराने से। इसे ख्याल गायकी का दादा या पितामह कह सकते हैं। ये वो सबसे पुराना घराना है, एक विशाल बरगद के पेड़ जैसा, जिसकी डालियों से ही आगे चलकर कई दूसरे घराने निकले। इसीलिए इसे सब घरानों की जननी भी कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है किराना घराने का। ये घराना जाना जाता है अपनी रूहानी, दिल को छू लेने वाली गायकी के लिए। इस घराने के गायक हर एक सुर को इतनी सटीकता और इतनी भावना से लगाते हैं ना कि सुनने वाला बस मंत्रमुग्ध हो जाता है। पंडित भीमसेन जोशी जैसे महान कलाकारों ने इस शैली को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया। और फिर आता है पटियाला घराना। इसे संगीत की दुनिया का एथलीट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये घराना अपनी बिजली जैसी तेज तानों और बहुत ही कॉम्प्लेक्स लयकारी के लिए जाना जाता है।
उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जैसे फनकार जब गाते थे तो लोग हैरान रह जाते थे। लेकिन देखिए, घराने सिर्फ गायकी तक ही सीमित नहीं है। इस संगीत की दुनिया को साज बजाने वाले यानी वाद्य यंत्रों के महान उस्तादों ने भी बहुत कुछ दिया है। और जब भी शहनाई का जिक्र होता है तो जहन में बस एक ही नाम आता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उन्हें भारत के लगभग हर बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और फिर देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न भी। ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं थे, ये एक फनकार के लिए पूरे देश का प्यार और सम्मान था। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? उन्होंने शहनाई को, जो पहले एक लोकवाद्य यंत्र मानी जाती थी, उसे वहां से उठाकर शास्त्रीय संगीत के बड़े से बड़े कॉन्सर्ट स्टेज पर एक सम्मानजनक जगह दिलाई। सच कहें तो उन्होंने एक साज की पूरी तकदीर ही बदल दी। चलिए अब बात करते हैं सितार के जादूगर की, पंडित रविशंकर। वो शख्सियत जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। पंडित रविशंकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन उनकी विरासत किसी भी सरहद में कैद नहीं है। उन्होंने सितार की आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया और भारतीय संगीत को एक ग्लोबल पहचान दी। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जब तबले की बात होती है तो उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम सबसे ऊपर आता है, और वहीं पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर जैसे वाद्य यंत्र को एक अहम क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर पहचान दिलाई। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिर्फ इतिहास की कोई कला नहीं है, नहीं, ये एक जीती जागती सांस लेती हुई परंपरा है। तो इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सवाल ये कि कोई भी परंपरा अपनी विरासत के वजन और इनोवेशन की जरूरत के बीच एक बैलेंस कैसे बनाती है? अपनी जड़ों को खोए बिना आज की दुनिया में वो खुद को रेलेवेंट कैसे बनाए रख सकती है? परंपरा और नएपन के बीच का यही जो नाजुक संतुलन है ना, वही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जान है। और यही वो चुनौती है जो आज के कलाकारों के सामने है, जो इस बेशकीमती विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं। नमस्कार, चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहरी और रहस्यमय दुनिया में। ये सिर्फ संगीत नहीं है, पता है, ये तो एक पूरी की पूरी विरासत है, हजारों साल पुरानी, जिसे गुरुओं ने अपनी पीढ़ियों को सौंपा है। तो आइए इस कमाल की विरासत के कुछ सबसे जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, मतलब हजारों साल पुरानी। फिर हम समझेंगे घरानों को। ये वो कलात्मक परिवार हैं जहां संगीत ने असल में अपना रूप लिया। इसके बाद हम उन साजों की दुनिया में उतरेंगे जिनसे वो मैजिकल धुनें निकलती हैं। फिर मिलेंगे उन महान कलाकारों से जिन्होंने इस कला को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये परंपरा आज के दौर में कैसे जी रही है। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं बहुत बहुत पीछे। देखिए, भारत में संगीत की कहानी कोई 100-200 साल की नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। इसकी गूंज आपको वेदों के मंत्रों में भी मिलेगी, और तो और पुरानी गुफाओं की दीवारों पर भी। और ये सफर सदियों का नहीं, हजारों साल का है। पता है, भारत की जो संगीत प्रणाली है वो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे डेवलप्ड मानी जाती है। इसके सबूत 10,000 साल पुराने भीमबेटका गुफाओं के चित्रों तक में मिलते हैं। जरा सोचकर देखिए, 10,000 साल पहले भी संगीत लोगों की जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा था। अच्छा, तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को समझने की चाबी क्या है? वो है नाट्यशास्त्र। ये ऋषि भरत मुनि का लिखा हुआ एक जबरदस्त ग्रंथ है, जो सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि डांस और ड्रामा, इन सब की नींव है। इसी ने तो इन कलाओं को एक ग्रामर दिया, नियम दिए और हजारों साल तक इन्हें शेप दी। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो सुर, ताल और इमोशन का पूरा साइंस है। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर ये संगीत हजारों साल तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब छिपा है घराना परंपरा में। चलिए इन घरानों की अनोखी दुनिया को थोड़ा समझते हैं। ये सिर्फ म्यूजिक स्कूल नहीं है, बल्कि ये कलात्मक परिवार है, और हर परिवार का अपना एक अलग स्टाइल, अपनी एक अलग पहचान है। हाँ, तो एक घराना वो सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये एक जीती जागती ट्रेडिशन है। इसको ऐसे समझें जैसे एक आर्टिस्टिक फैमिली, जिसका अपना एक अलग अंदाज है, अपनी अलग टेक्निक्स है, और संगीत को देखने का एक खास नजरिया है। और यही नजरिया गुरु से शिष्य तक सदियों से चलता आ रहा है। अच्छा,
इसको और अच्छे से समझने के लिए चलो दो बड़े घरानों का उदाहरण लेते हैं। एक तरफ है ग्वालियर घराना। इसे ख्याल गायकी का गंगोत्री यानी सोर्स माना जाता है। यहाँ संगीत बहुत डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसे अष्टांग गायकी कहते हैं। मतलब गाने के हर पहलू पर पूरा ध्यान। और वहीं दूसरी तरफ है किराना घराना, जो अपनी मीठी, दिल को छू जाने वाली गायकी के लिए जाना जाता है। यहाँ डिसिप्लिन से ज्यादा सुर और इमोशन की गहराई पर फोकस होता है। तो घरानों ने संगीत को एक ढांचा दिया, एक आकार दिया, लेकिन उसे आवाज कौन देता है? अरे भाई, साज यानी इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलिए अब भारतीय साजों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि यकीन मानिए हर साज की अपनी एक कहानी है, अपनी एक आत्मा है। और एक मजेदार बात बताऊं, नाट्य शास्त्र ने हजारों साल पहले ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स को 4 मेन कैटेगरीज में बांट दिया था। और कमाल की बात यह है कि वो क्लासिफिकेशन आज भी एकदम परफेक्ट बैठता है। कौन कौन से हैं ये? तत्वाद्य यानी तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स, शोशिरवाद्य यानी हवा या फूंक से बजने वाले, अवनद्धवाद्य यानी जिन पर चमड़ा लगा हो, और घनवाद्य यानी ठोस इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें टकरा कर बजाया जाता है। अब देखिए, सिर्फ तार वाले साजों में ही कितनी वैरायटी है। एक तरफ है संतूर, जिसका पुराना नाम था शततंत्री वीणा, मतलब 100 तारों वाली वीणा। और दूसरी तरफ है सरोद, जो फारसी शब्द सरूद से बना है, जिसका मतलब होता है मेलोडी। एक की आवाज में मिठास है तो दूसरे में गहराई, पर दोनों ही बस दिल जीत लेते हैं। और कुछ साज तो ऐसे हैं जैसे कि सारंगी, जो अपने इमोशनल डेप्थ के लिए जाने जाते हैं। सारंगी का मतलब ही है 100 रंग। ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं इसकी आवाज में 100 अलग अलग तरह के इमोशंस को बयां करने की ताकत है। बल्कि ये भी माना जाता है कि इसकी आवाज इंसान की आवाज के सबसे ज्यादा करीब है। और हाँ, संगीत बिना रिदम के, बिना ताल के अधूरा है। और ये ताल, ये लय कौन देता है? ये देते हैं अवनद्ध वाद्य यानी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। जब इन पर थाप पड़ती है तो संगीत को उसकी धड़कन मिलती है। मशहूर तबले से लेकर वो गहरी आवाज वाले पखावज तक, यही तो हैं जो संगीत में जान और जोश भरते हैं। तो ठीक है, हमने घराने समझ लिए, साजों के बारे में भी जान लिया, लेकिन इन सबको एक साथ जिंदा कौन करता है? जी हाँ, वो है हमारे महान उस्ताद, हमारे लेजेंड्स। कला और कलाकार का यही कनेक्शन तो है जो इस संगीत को टाइमलेस बनाता है। आप जरा इस पर नजर डालिए, ये इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता है। देखिए, पंडित भीमसेन जोशी, जिनकी आवाज में किराना घराने की वो पूरी इमोशन झलकती है। या फिर उस्ताद अमजद अली खां साहब, जिनका सरोद ग्वालियर घराने की परंपरा को दुनिया के सामने रखता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हर महान कलाकार की पहचान उसके साज और उसके घराने दोनों से मिलकर ही बनती है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, और यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि इस इतनी पुरानी कला का भविष्य क्या है? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी एक लिविंग ट्रेडिशन है, एक जीती जागती परंपरा जो वक्त के साथ लगातार बदल भी रही है। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ इतिहास की बातें हैं। इस परंपरा को समझना आज भी बहुत रेलेवेंट है। यकीन नहीं होता? ये देखिए, आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी संगीतकारों और घरानों से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। ये दिखाता है कि इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। और आखिर में ये सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस बदलती दुनिया में, जहाँ हर रोज नया संगीत बन रहा है, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, तो ये हजारों साल पुरानी परंपराएं खुद को कैसे आगे बढ़ाएंगी? शायद इसका जवाब इसी बात में छिपा है कि ये एक जीवंत परंपरा है। इसने हमेशा खुद को वक्त के हिसाब से बदला है, ढाला है, ताकि इसकी ये अमर धुनें आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों तक पहुंचती रहें।